सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना लास्ट चैप्टर जो कि है रेडियो एनालिटिकल मेथड्स। ठीक, रेडियो एनालिटिकल से आपको ये समझ में आ रहा है कि इसमें हम लोग किसी चीज़ का एनालिसिस करेंगे, और रेडियो से आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसमें कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। देखिए, ये चैप्टर मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ाने वाला हूँ, बस ऊपर ऊपर से पढ़ाने वाला हूँ। इसके कुछ रीजंस है। फर्स्ट है कि ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ना कि ये हम लोग का सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और ये वाला बहुत ही बोरिंग है। क्रोमेटोग्राफी जितना इंटरेस्टिंग है, ये उतना ही बोरिंग है। तो ये इसको तो जैसे कि मैंने भी इसको छोड़ कर गया हुआ था BHU एंट्रेंस में, बस वही ऊपर ऊपर से थोड़ा सा देख कर गया था। और इसमें खास करके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो भी हर साल तो आते नहीं हैं, इसलिए मैं इसको बस ऊपर ऊपर से आपको पढ़ाने वाला हूँ। The radio analytical method, they are based on the use of radioactive isotopes, which can be both natural and artificial, and this method is very sensitive and very specific. ठीक, तो देखिए, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की यूज पर बेस्ड है। अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कैसे हो सकते हैं? नेचुरल भी हो सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। और ये मेथड बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है। यही इस मेथड का एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय गुड एक्यूरेसी एंड वाइड स्प्रेड एप्लीकेबिलिटी। They minimize or eliminate chemical separation that are required in other analytical methods. Generally, radio analytical methods are of three types. First है activation analysis, इसमें हम लोग को पढ़ना है ये न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। सेकेंड है आइसोटोप डाइल्यूशन मेथड। थर्ड है नेचुरली अकरिंग मेथड। सबसे पहले एक्टिवेशन एनालिसिस। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक्टिविटी इंड्यूस करते हैं, मतलब कि इसमें हम लोग रेडियो एक्टिविटी इंड्यूस करते हैं जो हम लोग का सैंपल है उसमें। ठीक, मतलब उस सैंपल को जो कि पहले नॉन रेडियो एक्टिव है, उसमें हम लोग थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी डाल देते हैं। कैसे? बाई irradiation with suitable radiation or particles, and the resulting radioactivity is then measured. ठीक, तो सबसे पहले हम लोग उसमें कुछ रेडियो एक्टिविटी ऐड करते हैं जो कि पहले नॉन रेडियो एक्टिव था, और फिर उसका हम लोग रेडियो एक्टिविटी को मेजर करते हैं। कैसे करते हैं? बाई irradiation with suitable radiation or particles। इसी का एक स्पेसिफिक एग्जांपल है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। इन न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, irradiation is done with thermal neutron from a nuclear reactor. Isotope dilution methods in which radioactivity is physically introduced। इसमें रेडियोएक्टिविटी फिजिकली इंट्रोड्यूस्ड हो रहा है, और उसमें हम लोग इंड्यूस कर रहे थे बाई irradiation. It is physically introduced into the sample by adding a measured amount of radioactive species called tracer। ये डेफिनेशंस का भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, क्या पता कब पूछ दे। ठीक, तो एक्टिवेशन एनालिसिस में हम लोग क्या करते थे कि एक कोई हम लोग के पास नॉन एक्टिव सैंपल था, उसमें हम लोग रेडियो एक्टिविटी को इंड्यूस करते थे। लेकिन आइसोटोप डाइल्यूशन मेथड में क्या करते हैं कि एक हम लोग के पास नॉन एक्टिव कंपाउंड था, उसके साथ हम लोग एक फिजिकली हम लोग रेडियो एक्टिव सैंपल को ऐड कर रहे हैं, और इसको हम लोग नाम देते हैं ट्रेसर। The most important class of quantitative methods, they are based on the introduction of radioactive species or isotope dilution method in which
a weight quantity of radioactively tagged analyte, weight quantity मतलब जो हम लोग के पास known amount है, of radioactively tagged analyte मतलब कि जो radioactive है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेसर, हैविंग अ नोन एक्टिविटी, और जिसका हम लोग को एक्टिविटी भी पता है और उसको हम लोग नोन वेट में उसको हम लोग ऐड कर रहे हैं, इज एडेड टू द मेजर्ड अमाउंट, ठीक, नोन एक्टिविटी is added to the measured amount of sample. After thorough mixing, a fraction of component is isolated. ठीक, उसके बाद हम लोग उसको मिक्स करते हैं, फिर उसमें से एक छोटा सा फ्रैक्शन को हम लोग आइसोलेट करेंगे and purify it, and then the analysis is based upon the activity of this isolated fraction. तो एक नॉन एक्टिव सैंपल के साथ हम लोगों ने एक रेडियो एक्टिवली और इसके साथ एक हम लोगों ने रेडियो एक्टिव स्पीसीज को ऐड किया जिसको हम लोग नाम देते हैं ट्रेसर। इन दोनों को हमने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद इसमें से एक छोटा सा एक फ्रैक्शन लिया, फिर हमने उसे एनालाइज किया। तो ये जो फ्रैक्शन हम लोग लेंगे इसका एक्टिविटी को हम लोग अल्टीमेटली मेजर करेंगे, और ये मेजर करने से पहले हम लोग इसे पहले तो प्यूरिफाई करते हैं। नेक्स्ट, नेचुरली अकरिंग मेथड। थर्ड क्लास ऑफ द मेथड इन्वॉल्व मेजरमेंट ऑफ रेडियोएक्टिव नेचुरली अकरिंग इन द सैंपल। ये बोलता है कि कई बार हम लोग के पास कुछ ऐसा सैंपल होता है जो नॉन एक्टिव होता है, लेकिन उसमें से कुछ पोर्शन रेडियो एक्टिव होते हैं, कुछ पोर्शन उसमें से रेडियो एक्टिव होते हैं, उसको हम लोग मेजर करते हैं कि वो कितना नेचुरली अकरिंग, मतलब ये वाला जो है ये नेचुरली अकरिंग है जो रेडियो एक्टिविटी है, तो वो कितना अमाउंट है। तो इसके लिए जो हम लोग का सैंपल होगा उसको रेडियो एक्टिव होना पड़ेगा। तो उसका एग्जाम्पल है देखिए, जैसे यूरेनियम या कोई सिरेमिक मटेरियल, ठीक, पॉटरी वगैरह। अच्छा, नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव डीके प्रोडक्ट्स। देखिए, तो ये सब आपको पता होगा। अल्फा डीके, अल्फा डीके में देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या चेंज होता है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक -4 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक -2 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर एक हीलियम प्रोड्यूस होगा। ये हो गया आपका अल्फा डीके। नेक्स्ट है बीटा डीके। अब इसमें देखिए या तो बीटा माइनस होगा या बीटा प्लस होगा या तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा, ठीक, ऐसे करके आपको देखना है। तो इसमें देखिए हमेशा से जो आपका मास नंबर है वो तो फिक्स्ड रहेगा, जो आपका मास नंबर है वो फिक्स्ड रहेगा, और जो आपका एटॉमिक नंबर है बीटा माइनस है तो इसमें क्या होगा, ये एक इंक्रीज कर जाएगा, 7 हो जाएगा। बीटा प्लस है तो इसमें एक डिक्रीज करेगा और क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और इसमें ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर है तो ये पहले से माइनस हो जाएगा, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेगेट्रॉन फॉर्मेशन, पॉजिट्रॉन फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ये है नेगेट्रॉन, ये है सॉरी गलत कर दिया। Okay. When one of the neutron in the nucleus is converted to proton, this is known as negatron, ठीक। जब एक न्यूट्रॉन को हम लोग एक प्रोटॉन में कन्वर्ट करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं नेगेट्रॉन। When one of the proton in nucleus is converted to neutron, it is known as positron. Positron has mass of an electron. ये है positron. It has mass of an electron. Positron has momentary existence and reacts with the electron to yield gamma ray photons. ठीक, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करके गामा रे फोटोन बनाता है। अच्छा, एक्सरे। एक्सरे भी आपको पता होना चाहिए कि एक्सरे क्या होता है, ठीक। एक्सरे में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय के एंड एल सेल, ठीक, मतलब इनर इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग इसमें रिमूव करते हैं। अच्छा, रेडियो एक्टिव डीके रेज। देखिए ये बहुत ही सिंपल है, जो आपने पढ़ा होगा कई बार, ठीक है, कि रेडियो एक्टिविटी में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं, तो उसमें ये वाला इक्वेशन एक हम लोग को मिलता है। और
इसी इक्वेशन का डिफरेंट फॉर्म्स ये है, मतलब ये इंटीग्रेट करने के बाद ये दोनों के दोनों हम लोग को फॉर्म्स मिलते हैं, जिसमें n क्या है, n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, ठीक, फॉर पर्टिकुलर काइंड इन द सैंपल एट टाइम t, मतलब ये नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट करता है। लैम्डा क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक डीके कांस्टेंट है, ज्यादा कुछ नहीं, इसका यूनिट है टाइम के उल्टा। तो ये सब आप लोग रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में भी पढ़ते हैं, है ना, न्यूक्लियर केमिस्ट्री वगैरह में। अच्छा, रेडियो एक्टिव डीके इज कम्प्लीटली रैंडम प्रोसेस। ये रैंडम प्रोसेस है वेयर नो प्रेडिक्शन कैन बी मेड concerning the life forms of individual nucleus, but the behavior of large assemble of light nuclei can be described by first order rate expression। ठीक, इसमें हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रेट एक्सप्रेशन यूज करते हैं, और जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे उसका रेंज क्या होगा, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t और n टेंड्स टू n नॉट, देन ये वाला इक्वेशन हम लोग को मिलेगा। अच्छा, हाफ लाइफ आपको पता ही होगा, the time required for 1/2 of the radioactive sample to undergo decay। ठीक, जहां पर पूरे सैंपल का आधा पोर्शन डिके हो गया है, उस टाइम को, जितना टाइम लगा उसी को हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ। अच्छा, तो इसका भी आपको एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। देखिए, ये सब आपको मतलब कि रेडियो एक्टिविटी जो चैप्टर है या फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री चैप्टर है उसमें सबको ये सब मिल जाएगा, ये सारे फॉर्मूलाज, है ना। फिर है एक्टिविटी इज डिफाइंड एज डिसइंटीग्रेशन एज इट्स डिसइंटीग्रेशन रेट। ये एक्टिविटी का ये वाला फॉर्मूला है, ये एक्टिविटी का यूनिट है। अच्छा, अब जो उसका यूनिट है, देखिए एक्टिविटी का जो हम लोग जनरली यूज करते हैं वो है क्यूरी, लेकिन जो इसका ऐसा यूनिट है वो है बैक्वेरल, ठीक, BQ, और इसको हम लोग बोलते हैं CI। An activity or rate of disintegration equal to that of 1 gram of radium is known as 1 curie। मतलब एक रेडियम, ठीक, उसका 1 ग्राम का कितना एक्टिविटी है उसी को हम लोग बोलते हैं 1 क्यूरी। और बैक्वेरल क्या है, एक्टिविटी ड्यू टू एन डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड इज नोन एज 1 बैक्वेरल, मतलब एक सेकेंड में कितना एक्टिविटी होता है। तो ये हो गया 1 बैक्वेरल इज इक्वल टू 1 सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो फिर ये वाला एक आपको फॉर्मूला मिलेगा और ये वाला एक आपको फॉर्मूला मिलेगा। फिर आपको यहाँ पर से थोड़ा सा न्यूमेरिकल पॉइंट में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि इसमें मैंने बताया कि इसमें आपको न्यूमेरिकल ही ज्यादा आएंगे। 0.224 mg ऑफ कार्बन इन इज 1 मिलीक्यूरी। मिलीक्यूरी मतलब 10 to the power -3 curie, because it produces इतना disintegration per second। The weight of millicurie of 14C could also be obtained from its half life of 5720 year। तो ये आपको उसका हाफ लाइफ बताया है। यदि उसका हाफ लाइफ हम लोग को पता है तो हम लोग यहाँ से उसका लैम्डा निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये हम लोग को ईयर में दिया है ना, इसको हम लोग को पहले सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक। तो ईयर को हम लोग पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, डे में, डे से हम लोग इसको आवर में, आवर से हम लोग इसको मिनट्स एंड सेकंड्स में लेकर जाएंगे। तो ये हम लोग के पास इतना सेकंड इनवर्स आएगा। फिर हम लोग को ये फॉर्मूला पता है, ठीक। तो यहाँ से हम लोगों को लैम्डा तो पहले से पता है, और एन हम लोग कैसे निकालेंगे ये वाला देख लीजिए। W/14 मतलब मास बाय मोलर मास इनटू नंबर ऑफ इनटू एवोगैड्रो नंबर, मास बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो वैसे करके हम लोग इसका ये निकाल सकते हैं, ठीक। तो इसका मोलर मास हम लोग को पता है, लेकिन इसका मास तो हम लोग को नहीं पता, तो इसका जो रेट होगा वो हम लोग इसके मास के टर्म्स में निकाल लेंगे, ठीक। फॉर 1 मिलीक्यूरी ये वैल्यू हम लोग को मिला है ना, ये देखिए दिया हुआ है। फॉर 1 मिलीक्यूरी इट प्रोड्यूसेस इतना, तो उसमें रेट इतना होगा 1 मिलीक्यूरी में, ठीक। तो जब इसका वैल्यू इतना होगा
तब उसका आंसर इतना होगा। तो W यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या W इज इक्वल्स टू दिस। इसको थोड़ा सा एक और दो बार आप देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक। अच्छा, द वेट ऑफ क्यूरी डिपेंड्स ऑन हाफ लाइफ एंड द अबव एंड द एटॉमिक और मोलिकुलर वेट। स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या होता है? एक्टिविटी पर ग्राम ऑफ द सैंपल और पर ग्राम ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट इन द सैंपल इज नोन एज स्पेसिफिक एक्टिविटी। अच्छा, नेक्स्ट है आपका काउंटिंग रेट। एब्सोल्यूट एक्टिविटीज और seldom measured are seldom important because detection efficiency are not 100%. Instead, counting rate is employed. ठीक, तो ये एक फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू सी ए क्या था? एक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन। अच्छा, C क्या है? C इज ए कांस्टेंट नोन एज डिटेक्शन कोएफिशिएंट which depends upon nature of detector, the efficiency of counting disintegration and geometric arrangement of the sample and detector। ये बोलना चाहता है काउंटिंग रेट में कि जो हम लोग का डिटेक्टर होता है ना, वो 100% एफिशिएंट तो नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग को एक डिटेक्शन कोएफिशिएंट लगाना पड़ता है कि वो कितना एफिशिएंट है, उस हिसाब से हम लोग फिर कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, ये हम लोग का डीके लॉ है, ठीक। Radioactivity measured by the detector introduces pulse of electricity for each atom undergoing decay. Quantitative information about decay rates is obtained by counting the pulse for specified period. देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चैप्टर में उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन तब भी मैं आपको बता दे रहा हूँ जितना मतलब कि बस सरफेस से, ठीक। So radioactivity is random and decay process does not follow Gaussian behavior। अच्छा, ये Gaussian behavior क्या है? मैंने आपको एक Gaussian कर्व पढ़ाया था ना, उसी से कुछ मिलता जुलता है कि वो ऐसे बीच में हाईएस्ट है और साइड में एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, ठीक। So the reason is radioactivity consists of a series of discrete events that are not continuously vary as can be indeterminate errors for which Gaussian distribution apply। तो ये जो Gaussian distribution था, ये किसके लिए अप्लाइड था? इनडिटर्मिनेट एरर्स के लिए। लेकिन और ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस भी था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये डिस्क्रीट इवेंट्स है, इसमें कंटिन्यूटी नहीं है। फर्दर मोर नेगेटिव काउंट्स आर नॉट पॉसिबल because therefore the data cannot be distributed symmetrically about the mean। क्योंकि इसमें नेगेटिव काउंट्स पॉसिबल नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। उसमें हम लोग क्या देखे थे? ये एक सिमेट्रिकल था, है ना, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, लेकिन इसमें बोल रहा है कि नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक। दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द मेजरमेंट ऑफ radioactivity that has been induced by the sample by irradiation with neutrons or charged particles such as hydrogen, deuterium or helium ions. Three types of sources of neutrons employed: reactors, radionuclides, accelerators. All the produced high energy neutrons in the range of MeV. Neutrons are generally passed through a moderating material that reduces their energy. The most efficient moderator are low molecular weight lead substances such as water, deuterium oxide and paraffin। ये वाला आप खुद से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं पढ़ाने जाऊंगा तो बहुत बोरिंग लगने वाला है आपको, ये सब बहुत बोरिंग लगेगा। यदि आपको फिर भी नहीं समझ आता है तो मुझे बोल सकते हैं, तो मैं फिर कोशिश करूंगा आपको समझाने का, ठीक। तो इसमें जो रिएक्टर होता है या न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, उसका सोर्स क्या है? मीन्स दे आर द सोर्स ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन्स, ठीक। जो इसमें रिएक्टर होता है, दे आर द सोर्स ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन्स। और न्यूट्रॉन फ्लक्स का वैल्यू ये दिया है, एलओडी का वैल्यू ये दिया है। एलओडी मतलब लिमिट ऑफ डिटेक्शन, जो मैंने आपको पढ़ाया था। अच्छा, रेडियोन्यूक्लिडाइड्स, रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर सोर्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड दे आर कन्वीनियंट एंड इनएक्सपेंसिव। इसका एडवांटेज है, ये न्यूट्रॉन का सोर्स भी है, ये कन्वीनियंट भी है और ये इनएक्सपेंसिव भी है, मतलब चीप है। इसमें न्यूट्रॉन फ्लक्स डेंसिटी दिया हुआ है, एलओडी दिया हुआ है। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सोर्सेस आर कैलिफोर्नियम, इसका हाफ लाइफ अच्छा खासा है, 2.6 ईयर्स। थर्मल फ्लक्स डेंसिटी ये है। It gives about 3.8 neutrons per fission, second way of producing neutrons.
is by mixing alpha emitter plutonium Pu, americium और सीरियम with the light element beryllium। सब देख लेना बहुत, नहीं तो आपको बोरिंग लगने लगेगा ये सब, मैं इसीलिए आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ। Theory of activation method. When exposed to flux of neutrons, the rate of formation of radioactive nuclei, the rate of formation of radioactive nuclei from a single isotope is shown to be, ये एक फॉर्मूला है n थीटा सिग्मा, इसमें आप देख लीजिए जो dn by dt है ये क्या है, फॉर्मेशन रेट ऑफ एक्टिव पार्टिकल्स, यूनिट है इसका न्यूट्रॉन पर सेकेंड, n क्या है, नंबर ऑफ स्टेबल टारगेट एटम्स, और फाई क्या है, एवरेज फ्लक्स, इसका यूनिट ये है सेंटीमीटर टू द पावर -2 सेकेंड इनवर्स। सिग्मा क्या है, कैप्चर क्रॉस सेक्शन, इसका यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर पर टारगेट एटम। सिग्मा इज अ मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई रिएक्टिंग विद ए न्यूट्रॉन। अच्छा, डीके रेट देखिए, रेडियो एक्टिव डीके एट ए रेट, ये फॉर्मूला आपको पहले ही पता था। Thus the rate of formation of active nuclei, ठीक, मतलब फॉर्मेशन जो हो रहा है वो ये है, उसी के साथ साथ डीके भी हो रहा है वो ये है, तो दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे तो वो एक्टिव पार्टिकल्स का नेट रेट होगा। नेट रेट ये क्या था, इसका फॉर्मेशन था, ये क्या है, उसका डीके है, तो इन दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हम लोग को नेट रेट मिल जाएगा। इसी को हम लोग इंटीग्रेट वगैरह करेंगे तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा। हाफ लाइफ का फॉर्मूला एक तो ये हम लोग को पता है, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक। अच्छा, एक्टिविटी का फॉर्मूला हम लोग को ये पता है, फिर उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। रेट का फॉर्मूला हम लोग को ये पता है, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ये सब देख लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा बड़ा फॉर्मूलाज भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। रिलेशन बिटवीन आर एंड टी हाफ, ये होता है हाई फ्लक्स, ये मीडियम फ्लक्स, ये लो फ्लक्स, ये सब पढ़ लेना यदि आपको पढ़ना है तो। एक ये है, ठीक। आर एक्स इज इक्वल्स टू के डब्ल्यू एक्स, आर एस इज इक्वल्स टू के डब्ल्यू एस, तो वहां से एक ये वाला हम लोग का फॉर्मूला मिल जाएगा। रीअरेंजिंग आफ्टर डिवाइडिंग, के क्या है, इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, सबस्क्रिप्ट एस एन एस, एक्स एन एस क्या है, इट रिप्रेजेंट सैंपल एंड स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी, एक्स मतलब सैंपल, एस मतलब स्टैंडर्ड, ठीक, स्टैंडर्ड रिस्पेक्टिवली, तो ये दोनों है। और इसी के साथ से एक हम लोग का न्यूमेरिकल है, ये एक्सपेरिमेंटल वगैरह आप देख लेना, ठीक। इसका एप्लीकेशन वगैरह भी है काफ़ी सारा। एप्लीकेशन क्या है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ये इतना कम अमाउंट भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही कम अमाउंट है ये। इट रिक्वायर्स मिनिमम सैंपल प्रिपरेशन, इट हैज़ बीन अप्लाइड टू द एनालिसिस ऑफ आर्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जैसे कॉइन, फॉरेंसिक सैंपल वगैरह, आर्कियोलॉजिकल स्पेसिमेन वगैरह। कैलिब्रेशन कैन बी डन इजीली, अच्छा कैलिब्रेशन क्या है ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक। डिसएडवांटेज ऑफ न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस मेथड, नीड फॉर large and expensive equipment, then special facilities required for handling and disposing radioactive material. Long time is required for completely analysis when long-lived radionuclides are used. अब एक हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, ये ऐसे बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा, तुम्हें सबको समझना है कि ये रेडियो एनालिटिकल केमिस्ट्री का ही एक ये टॉपिक है, रेडियो एनालिटिकल मेथड्स का ही, ठीक। 1 to 5 ml aliquots of river water were taken to determine the aluminium by neutron activation analysis method. Exactly 1 ml of a standard solution containing 1 microgram of aluminium was added to 1 aliquot and 1 ml of deionized water was added to other one. The two sample, ठीक,
एक में हम लोग एक लिक्विड में हम लोग ऐड किए हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन, एक में हम लोग ऐड किए हैं डीआयोनाइज्ड वाटर. टू सैंपल वर देन irradiated simultaneously in a homogeneous neutron flux. After a brief cooling period, the gamma radiation from aluminium was counted. The solution that was diluted with water gave counting rate. This, whereas solution containing added aluminium gave counting rate. This, ठीक, कैलकुलेट वेट ऑफ एल्यूमिनियम इन 5 ml सैंपल. ठीक, हम लोगों ने पहले ही 5 ml लिया हुआ था. अच्छा, इसमें देखिए तो Rx का ये वैल्यू दिया हुआ है. ठीक, Rx मतलब जो सैंपल है, Rs का ये वैल्यू दिया हुआ है, मतलब ये जब हम लोग बस सैंपल यूज किए थे, और ये जब सैंपल के साथ हम लोग स्टैंडर्ड यूज किए थे, और ये उस स्टैंडर्ड का वेट दिया हुआ है. ये दो फॉर्मूला हम लोगों को पता है. सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वी गेट दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस. ठीक, तो यहां से हम लोग कैलकुलेट करके यहां तक आ सकते हैं. फिर आइसोटोप डाइल्यूशन मेथड, अब देख लीजिएगा अच्छे से, ये सब मैं नहीं करवाने वाला हूँ. स्पेसिफिक एक्टिविटी इज इक्वल्स टू एक्टिविटी बाई मास. क्योंकि मैं ये सब करवाने जाऊंगा तो दिक्कत हो, मतलब बहुत आपको बोरिंग लगने लगेगा. और एक ये वाला एक आपका इक्वेशन है. Wx क्या है? वेट ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन टाइम t. ठीक, और ये Wm, Rm, Rt, Wt, ये सब का देख लीजिए एक बार क्या क्या है ये सब, है ना. Wt ग्राम्स ऑफ स्पाइक या ट्रेसर हैविंग काउंटिंग रेट RT-CPM to a sample containing Wx gram of inactive analyte. The counting rate of resulting mixture, this one will be same as that of Wt grams of spike. ठीक, तो इस फॉर्मूला पर भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए देख लीजिएगा. ठीक, इसका एप्लीकेशन वगैरह देख लेना. और ये हम लोग लास्ट के 2 न्यूमेरिकल कर लेते हैं और खत्म कर देते हैं इसको. टू अ सैंपल ऑफ प्रोटीन hydrolysate, a chemist added 1 milligram of tryptophan, which was labeled with 14 carbon and exhibited a counting rate of this much count per minute, CPM, counts per minute. After this labeled compound was thoroughly mixed with the sample, the mixture was passed through an ion exchange column. The fraction of effluent contains only tryptophan was collected, and from it 18 mg of sample of a pure tryptophan was isolated. The isolated sample had a count of this much counts per minute in the same counter. What was the weight of tryptophan in the original sample? तो ये Wt हम लोग को दिया हुआ है, ट्रेसर का जो था 1 mg, Rt दिया हुआ है, Wm दिया हुआ है, Rm दिया हुआ है. हम लोग को Wx निकालना है, तो ये फॉर्मूला है, इस पे हम लोग पुट करेंगे तो ये Wx निकल जाएगा. सिमिलरली इसमें भी आप देखेंगे, देखिए was spiked with 0.05 grams of sodium. ठीक, तो ये हम लोग का Wt हो गया. ठीक, जिसका Rt है ये. फिर ये है 0.1 ग्राम ऑफ प्योर सोडियम. ठीक, 0.1, यही आपका Wm हो गया. was recovered having activity of this much, तो ये आपका Rm हो गया. तो वहां से आप कैलकुलेट करेंगे Wx यानी कि m. इस फॉर्मूला से आपका ये निकल जाएगा. ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं. तो देख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है नहीं, दूसरे मैं आपको इसमें रिवीजन भी नहीं करवाने वाला हूँ. ठीक, तो एनालिटिकल का सिलेबस हम लोग का ख़त्म हो चुका है. थैंक यू वेरी मच.